नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज 4.0 के चौथे संस्करण का अनावरण किया। भारत पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन प्रतिबद्धताओं से आगे बढ़ने के लिए तीव्र गति से अग्रसर है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि गैम्बलिंग से संबद्ध वेबसाइट को विनियमित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम आरंभ किया गया और केंद्र सरकार ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में अब तक के उच्चतम स्तर की वृद्धि की। और अब खबरें विस्तार से। इस अंक की पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक बैंकिंग से संबंधित है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज 4.0 के चौथे संस्करण का अनावरण किया। इसी के साथ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ईज 3.0 की वार्षिक रिपोर्ट का भी अनावरण किया गया था। एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस यानी ईज की शुरुआत वित्त वर्ष 2019 में की गई थी। ये एक विशिष्ट सुधार सूचकांक पर आधारित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार एजेंडे का एक हिस्सा है। ये अभिशासन, विवेकपूर्ण उधार, जोखिम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और डेटा संचालित बैंकिंग और परिणाम केंद्रित मानव संसाधन प्रथाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की अनुमति प्रदान करता है। इस सुधारों का उद्देश्य सह उत्पत्ति वाले ऋणों के समन्वित संचालन के लिए पीएसबीज के बीच और व्यापक वित्तीय सेवा प्रणाली जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ गठजोड़ के माध्यम से सहयोगात्मक बैंकिंग विकसित करना है। इस सूचकांक सभी पीएसबीज का एक तुलनात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है। इसमें सुधार एजेंडा के मानदंडों और अन्य समकक्षों की तुलना में बैंकों के निष्पादन को दर्शाया जाता है। ईज 3.0 5 विषयों पर पीएसबीज की तुलना करता है। पहला है आकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट ऋण, दूसरा है प्रौद्योगिकी प्रेरित बैंकिंग सुगमता, तीसरा है विवेकपूर्ण बैंकिंग को संस्थागत बनाने में कितना योगदान है और चौथा है अभिशासन और परिणाम केंद्रित मानव संसाधन और पांचवा है वित्तीय समावेशन और ग्राहक सुरक्षा को सुदृढ़ करना। ईज 4.0 का उद्देश्य ग्राहक केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली में डिजिटल प्रौद्योगिकी और डेटा को गहनता से अंतर्निहित करना है। इसमें 2 नए विषय प्रस्तुत किए गए हैं, लोचशील प्रौद्योगिकी के साथ नए युग की 24 घंटे बैंकिंग और सहक्रियात्मक परिणामों के लिए सहयोगात्मक बैंकिंग। इन सुधारों के कई लाभ होंगे, जैसे कि डिजिटल माध्यमों से ऋण तक बेहतर और सुगम पहुंच उपलब्ध हो सकेगी। बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए घर से ही सुलभ और मोबाइल माध्यमों का त्वरित अंगीकरण हो सकेगा। वित्तीय समावेशन से संबद्ध पहलों की पहुंच में निरंतर सुधार होगा। बड़े पीएसबीज ने प्रोएक्टिव रूप से ऋण प्रदान करने के लिए मौजूदा ग्राहकों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को समझने के लिए उन्नत विश्लेषण क्षमताएं भी स्थापित की हैं। अगली खबर पेपर 3 के जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। भारत पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन प्रतिबद्धताओं से आगे बढ़ने के लिए तीव्र गति से अग्रसर है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ऊर्जा संक्रमण संवाद 2021 में केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा संक्रमण में भारत द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों को रेखांकित किया। आईएसए यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित और प्रथम संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में अवस्थित है। भारत द्वारा अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों की बात करें तो भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 100 गीगावाट की संस्थापित क्षमता के माध्यम से महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। भारत की 38.5 संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित है। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का चौथा स्थान है और सौर ऊर्जा के मामले में इसकी क्षमता 5वें स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसीज के अंतर्गत प्रतिबद्ध वर्ष 2005 के स्तर पर वर्ष 2030 तक 35% के उत्सर्जन कटौती लक्ष्य के मुकाबले 28% के उत्सर्जन कटौती लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने कौन कौन से उपाय किए हैं। सबसे पहला उपाय है वित्त पोषण। अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर
अंतराल वित्त पोषण यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF विकल्प, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट और ग्रीन डे अहेड मार्केट आदि। इसके अलावा विद्युतीकरण के लिए हरित ऊर्जा गलियारा, स्मार्ट ग्रिड मिशन और स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में राष्ट्रीय सौर मिशन, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PLI योजना और राष्ट्रीय जैव ईंधन मिशन आदि। इसके अलावा ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने के लिए उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल यानी उजाला योजना तथा कार्य निष्पादन उपलब्धि और व्यापार योजना यानी परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड यानी पैट योजना। आइए अब आपको बताते हैं भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के बारे में। भारत वर्ष 2030 तक विद्युत शक्ति की अपनी संस्थापित क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेगा। वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में वर्ष 2020 तक 20 से 25% और वर्ष 2030 तक 33 से 35% तक की कमी लाने का प्रयास करेगा। भारत अतिरिक्त वनारोपण और वृक्षारोपण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करेगा। अगली खबर पेपर 2 के संघ एवं राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व टॉपिक से संबंधित है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैम्बलिंग से संबद्ध वेबसाइट्स को विनियमित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। याचिका में ये दावा किया गया है कि भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग तंत्र अविनियमित है। साथ ही ये हवाला संचालन, धन शोधन आदि के लिए एक उपयुक्त माध्यम बन गया है। आपको बता दें कि बैटिंग और गैम्बलिंग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 यानी राज्य सूची की प्रविष्टि 34 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय हैं। इसके अलावा सिक्किम, नागालैंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों ने पहले से ही ऐसी विधियां लागू की हैं जो विशेष रूप से ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करती हैं, लेकिन इनका प्रवर्तन संतोषजनक नहीं है। विधि आयोग ने वर्ष 2018 की अपनी एक रिपोर्ट में बैटिंग और गैम्बलिंग के विनियमन की अनुशंसा की थी। इसमें अनुशंसित किया गया था कि द्यूत के विनियमन के लिए संसद एक आदर्श विधि निर्मित कर सकती है जिसे राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है। संसद अनुच्छेद 249 यानी राष्ट्रीय हित में या अनुच्छेद 252 यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति हो, इसके तहत भी कानून बना सकती है। इसके अनुसार ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग के संबंध में संसद के पास भी विधि निर्माण की क्षमता है। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बात करें तो ऑनलाइन गैम्बलिंग दाव लगाने और धन अर्जन के लिए इंटरनेट का उपयोग करने से संबंधित है। ये कैसीनो में गैम्बलिंग की तरह ही होता है, लेकिन दोनों के बीच अंतर ये है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग एक वर्चुअल माध्यम से की जाती है। इसमें पोकर खेलना, स्पोर्ट्स गेम, कैसीनो गेम्स आदि शामिल हैं। उपयोगकर्ता ऑनलाइन भुगतान मोड जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से दाव लगा सकते हैं। अगली खबर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम आरंभ किया गया। उत्पाद, नवाचार, विकास और समृद्धि के लिए माइटी का स्टार्टअप एक्सेलरेटर यानी कि एक्सीलरेटर ऑफ माइटीज प्रोडक्शन, इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ समृद्ध कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप तंत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ये भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद से संबद्ध स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों को बढ़ाने और अपने व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए निवेश प्राप्त करने के लिए एक सहायक मंच प्रदान करता है। इस कार्यक्रम की विशेषताएं ये है कि ये आगामी 3 वर्षों में ग्राहक संपर्क, निवेश संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच प्रदान करके 300 स्टार्टअप्स को गति प्रदान करके ध्यान केंद्रित करेगा। स्टार्टअप्स के मौजूदा मूल्यांकन और विकास के चरण के आधार पर स्टार्टअप में 40 लाख रुपए तक का निवेश चयनित एक्सीलरेटरों के माध्यम से किया जाएगा। ये एक्सीलरेटर या निवेशक के माध्यम से समान समतुल्य निवेश की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम को माइटी स्टार्टअप हब द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए की गई अन्य पहलों के बारे में। स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करने और एक मजबूत और समावेशी तंत्र का निर्माण करने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई है। व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत नव प्रवर्तकों का समर्थन करना है। नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग के लिए MSMEs और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण को सहायता योजना आरंभ की गई है।
अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय पर आधारित है। हाल ही में केंद्र ने 10% की मूल वसूली दर के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP में वृद्धि करते हुए इसे वर्ष 2021-22 के लिए 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। आपको बता दें कि FRP चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को देय न्यूनतम मूल्य होता है। FRP गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। FRP का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर और राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद किया जाता है। रिकवरी या वसूली दर गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा है। गन्ने से प्राप्त चीनी की मात्रा जितनी ज्यादा होती है, बाजार में उसका उतना ही अधिक मूल्य होता है। हालांकि इसके अनुसार सरकार की चीनी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की कोई योजना नहीं है, जो कि वर्तमान में 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। FRP बढ़ाने से वर्ष 2021-22 के चीनी सीजन के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 155 रुपए प्रति क्विंटल है। इस प्रकार 290 रुपए प्रति क्विंटल का FRP किसानों को उनकी लागत पर 50% से अधिक का प्रतिलाभ भी सुनिश्चित करता है। किसानों को अधिक रिटर्न और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में शामिल है राजस्व में बढ़ोतरी के लिए इथेनॉल में वृद्धि और संवर्धन के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा चीनी के निर्यात से चीनी मिलों की चल निधि उपलब्धता यानी लिक्विडिटी में सुधार हुआ है, जिससे वे किसानों को गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान करने में सक्षम हुई हैं। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। सुजलम अभियान। जल शक्ति मंत्रालय ने आगामी 100 दिवसों में संपूर्ण देश के गांव में 10 लाख अवशोषक या सूखे गड्ढों का निर्माण करने के लिए एक अभियान आरंभ किया है, ताकि ग्रे वाटर के प्रबंधन में मदद मिल सके और जल निकायों को अवरुद्ध होने से रोका जा सके। केंद्र सरकार के पास देश भर में आवश्यक सोख गड्ढों की कुल संख्या या कुल कितने सोख गड्ढों की आवश्यकता है, इसके संबंध में कोई निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस संबंध में राज्यों को अपने लक्ष्य विकसित करने के लिए कहा गया है। ये अभियान सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण से जुड़ी गतिविधियों को गति प्रदान करने में सहायता करेगा। साथ ही ये खुले में शौच यानी ODF प्लस के लिए किए गए प्रयासों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाएगा। समर्थ यानी वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना। 63 समर्थ प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण से 1500 से अधिक कारीगर लाभान्वित हुए हैं। समर्थ वस्त्र मंत्रालय की ओर से मांग संचालित और प्लेसमेंट या नियोजन उन्मुख कौशल कार्यक्रम है। योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसे वस्त्र उद्योग या उद्योग संघों, राज्य सरकार की एजेंसियों और वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। इसमें प्रवेश स्तरीय कौशल विकास और कौशल वर्धन शामिल है। प्रशिक्षुओं की अनिवार्य प्लेसमेंट के लिए संगठित क्षेत्र के तहत प्रवेश स्तर के लिए 70% और कौशल वर्धन के लिए 90% निर्धारित की गई है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। कुशमैन और बैकफील्ड के वर्ष 2021 के वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर दूसरा सर्वाधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बन गया है और चीन पहले स्थान पर बना हुआ है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यूरोप, दोनों अमेरिका महाद्वीपों और एशिया प्रशांत के 47 देशों में वैश्विक विनिर्माण के लिए सर्वाधिक लाभप्रद स्थलों का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट में प्रदान की गई रैंकिंग विभिन्न कारकों पर आधारित है, जिनमें शामिल है जोखिम और लागत का कारक, राजनीतिक और आर्थिक जोखिम, बाजार की स्थिति और श्रम लागत तथा बाजार पहुंच। बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम। इसे गूगल द्वारा वैश्विक स्तर पर भारतीय बच्चों के लिए आरंभ किया गया है। इसे 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय कॉमिक पुस्तकों के प्रचलित पात्रों के माध्यम से इंटरनेट सुरक्षा सीख प्रदान करने के लिए भारतीय कॉमिक बुक प्रकाशक अमर चित्रकथा के साथ साझेदारी में आरंभ किया गया है। गूगल ने ऑनलाइन मंचों से संबंधित खतरों के प्रत्युत्तर के लिए महामारी के बाद इंटरनेट सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक अपडेटेड गूगल सुरक्षा केंद्र का भी सृजन किया है। इस कार्यक्रम से बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से सीखने और सूचनाओं के अन्वेषण जैसी गतिविधियों को सतत बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही अपनी सुरक्षा के संबंध में भयभीत हुए बिना महिलाओं को इंटरनेट के अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त करने में भी सहयोग मिलेगा। इसके अलावा ये ऑनलाइन गतिविधियों में संलग्न लोगों और उनके धन की सुरक्षा में भी मदद करेगा।
आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्वों के बारे में। मदर टेरेसा। मैसेडोनिया में जन्मी मदर टेरेसा एक प्रसिद्ध नन और धर्म प्रचारक थी। वे वर्ष 1928 में भारत आई थी और उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। वर्ष 1948 में उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। वर्ष 1950 में उन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक एक संस्था को स्थापित किया था। ये संस्था उस शहर में निर्धनों और मरणासन्न लोगों की सहायता के लिए विख्यात थी। उन्हें प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परोपकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। फुकुशिमा, जापान। जापान में फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को सेवा मुक्त किया जाएगा। इस दौरान संयंत्र के भंडारण टैंक में मौजूद जल को समुद्र के नीचे सुरंग के माध्यम से निकाले जाने के लिए एक योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि वर्ष 2011 में एक बड़े भूकंप के बाद फुकुशिमा दार्जी परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक परमाणु दुर्घटना हुई थी। भूकंप की वजह से उत्पन्न सुनामी ने इसकी विद्युत आपूर्ति और शीतलन को समाप्त कर दिया था। फुकुशिमा जापान के फुकुशिमा प्रांत की राजधानी है। ये शहर जापान के मुख्य द्वीप होन्शु पर सेंडाई शहर से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण में तोहोकू क्षेत्र में फुकुशिमा बेसिन में माउंट शिनोबू के चारों ओर स्थित है। अरकावा इस शहर से प्रवाहित होने वाली एक नदी है। दूसरा है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। दुबई में विश्व के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई को लोगों के लिए खोला जाएगा। आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। ये लंदन आई स्मारक से भी 2 गुना ऊंचा है। दुबई अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये उन 7 अमीरातों में से एक है जिसे संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा माना जाता है। दुबई में बुर्ज खलीफा जैसी अनेक आधुनिक अवसंरचना या वास्तुकला का निर्माण किया गया है। भारत का एक व्यापक रणनीतिक भागीदार संयुक्त अरब अमीरात भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। इन दोनों देशों द्वारा सामरिक तेल भंडार, अंतरिक्ष सहयोग, रक्षा आदि जैसे विभिन्न विविधतापूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समर्थन किया जा रहा है। काजिंद 21 ये भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण है। इसे ट्रेनिंग नोड यानी आयशा बीबी कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।